Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Vigyan Zone. Today we are going to cover the second part of the chapter Sound of Class 8th. Alright, so बोर्ड पे डायग्राम देख के कुछ आइडिया लगे गया होगा कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं. एंड सम क्वेश्चन इज ऑल्सो रिटन ऑन द बोर्ड. दैट इज हाउ डू वी हियर. हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये देखा था, लास्ट लेक्चर में, कि किस तरह से साउंड प्रोड्यूस होती है और किस तरह से हम उसको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, पर साउंड की इम्पोर्टेंस क्या है और बहुत सारी चीजें हम लोगों ने उसके अंदर कवर की थी. इसके अंदर हम लोगों को ये चीज देखनी है कि हम लोग साउंड को सुन कैसे पाते हैं. हाउ कैन वी लिसन टू साउंड. ऑलराइट, तो साउंड को सुनने के लिए हम यूज करते हैं हमारे ईयर्स. So this is the diagram of a human ear. I know it will be a little bit messy, clear नहीं है ये बहुत ज्यादा, but I have tried my best to draw it. So this is the diagram of a human ear, जिसके अंदर कुछ पार्ट्स है जो हम लोगों ने मेंशन किए हुए हैं, उसकी फंक्शनिंग और किस तरह से हम सुन पाते हैं वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. ऑलराइट, सो सबसे पहले जो फोरमोस्ट, सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, दैट वी आर एबल टू सी, दैट इज दिस. इसको हम पिन्ना बोलते हैं. आई हैव मेंशन इट हियर, पिन्ना. ओके, जो हमें बाहर से दिखता है. नेक्स्ट, उसके बाद में हमारी जो साउंड होती है, जो साउंड की वेव्स होती हैं, वो पिन्ना से एंटर करती है और इस कैनाल के अंदर जाती है, जिसे हम लोग ईयर कैनाल बोलते हैं या ऑडिटरी कैनाल भी बोलते हैं. ओके, उसके बाद में यहां से पास होती हुई जो आपकी मैसेज होता है, जो सिग्नल होता है, जो मैसेज होता है, जो ऑडियो की फॉर्म में साउंड जो होती है, वो आपकी इस कैनाल से पास होती हुई, इधर कोक्लिया से पास होती हुई, यहाँ पर एक ऑडिटरी नर्व आती है. यहाँ से ब्रेन को मैसेज सेंड होता है. यहाँ से जो आपकी साउंड होती है वो मैसेजेस की फॉर्म में या नर्व सिग्नल्स की फॉर्म में आगे ब्रेन तक पास हो जाती है. उसके बाद में आपका ब्रेन रिकॉग्नाइज करता है, समझने की कोशिश करता है कि साउंड क्या कहना चाह रही है. कैन यू इमेजिन हाउ फास्ट दिस प्रोसेस इज. बिकॉज मैंने यहां से कुछ बोला और आपको वहां समझ आ जाता है इन लेस देन अ नैनो सेकेंड. आई गेस जितने सेकेंड्स में मैं सेंटेंस कंप्लीट करती हूँ, उससे 1 नैनो सेकेंड से कम में भी आपको वो चीज समझ में आ जाती है. हाउ फास्ट इज आवर ब्रेन, राइट. तो ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है जिससे आप लोग अच्छे से सुन पाते हो. हाउ डू वी हियर फ्रॉम द ईयर्स विद द हेल्प ऑफ आवर ईयर्स. ओके, सो दिस इज पिना, दिस इज ईयर कैनाल और द ऑडिटरी कैनाल, एंड देन वी हैव हियर इज द ईयर ड्रम, कान का पर्दा जिसे बोला जाता है. ओके, उसके बाद में यहाँ पर हमारी 1, 2 एंड 3 ये लूप टाइप, ये 3 बोन्स होती हैं. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस इन डिटेल बिकॉज इस स्टैंडर्ड में इतनी डिटेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. बट इफ यू गाइज वांट कि मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊं फॉर जनरल नॉलेज, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारी 3 बोन्स होती है जिनके पर्टिकुलरली नेम्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं. इफ यू वांट, write down in the comment section, I will explain it to you. Then we have cochlea here. It also have a specific function, and then we have the auditory nerve. This is the Eustachian tube. Every part has its own function. Again, I am telling you. Alright, but at your level in this chapter, you are only required to know how do we hear, and that is from our ears. Alright. नेक्स्ट हम लोगों का आता है ऑसिलेटरी मोशन. व्हाट ऑसिलेटरी मोशन? ऑसिलेटरी मोशन. व्हाट इज अ ऑसिलेटरी मोशन नाउ? The to and fro motion of any object is known as oscillatory motion. अब आप ये बोलोगे कि प्रीवियस वीडियो में तो मैम आपने बताया था कि ऑसिलेटरी मोशन, आई एम सो सॉरी, आपने प्रीवियस वीडियो में तो ये बताया था कि टू एंड फ्रो मोशन जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसे वाइब्रेशन बोलते हैं. ऑलराइट, और अब आप ये बता रहे हो कि उसे ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं. तो जो वाइब्रेशन होती है, जो टू एंड फ्रो मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर हम क्वेश्चन ये पूछे कि वो किस टाइप का मोशन है, तो हम लोग उसका आंसर यहाँ पर दे रहे हैं कि वो ऑसिलेटरी टाइप ऑफ मोशन है. ऑलराइट,
So to and fro motion of any object is called oscillatory motion. ऑसिलेशन क्या होती है? देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका टू एंड फ्रो मोशन करता है, ठीक है, उसे ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं. सपोज दिस इज अ पेंडुलम. अब ये हमारा टू एंड फ्रो मोशन करने वाला है, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन करने वाला है. तो यहाँ ये इसकी मेन पोजीशन है जहां पर ये रेस्टिंग पॉइंट पर है, ठीक है. अब यहां से इधर आएगा तो इसे टू बोलेंगे, फिर ये यहाँ आके यहां से इधर आएगा, इसे फ्रो बोलेंगे. तो जो एक कंप्लीट सेट होता है टू और फ्रो का, उसे वन ऑसिलेशन कहा जाता है. ऑलराइट, सो अ सेट ऑफ टू एंड फ्रो मोशन इज नोन एज वन ऑसिलेशन. ऑलराइट, नेक्स्ट हम लोगों का आता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन? कोई भी ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड के अंदर, कोई भी ऑब्जेक्ट, अगेन आई एम रिपीटिंग, 1 सेकेंड के अंदर जितनी टाइम्स ऑसिलेट करता है, द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. एंड इसकी हमारी एक यूनिट होती है, जैसे हम लोग स्केल को, स्केल में हम लोग देखते हैं हमारे पास में यूनिट्स होती है सेंटीमीटर, मीटर. इसी तरह जो लेंथ होती है वो हमारी मीटर में मेजर की जाती है, और जो वेट होता है उसे हम केजी में मेजर करते हैं, ग्राम में मेजर करते हैं. इसी तरह जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम लोग हर्ट्ज में मेजर करते हैं. उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है HZ. आई एम गोइंग टू राइट इट ऑन द बोर्ड नाउ. ओके, सो frequency of oscillation, I'm going to write it in short, OSC, that is oscillation. So frequency of oscillation is number of oscillations per second, और इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं हर्ट्ज से, that is HZ. Alright. Now I am going to erase the board and then we will continue. Okay, so अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग एक साउंड को दूसरी साउंड से डिफरेंशिएट कैसे करेंगे. मतलब आपको कैसे पता चलता है कि आपको आपके घर में आपकी सिस्टर आवाज दे रही है, आपका ब्रदर आवाज दे रहा है, आपकी मदर आवाज दे रही है, आपके फादर आपको कॉल कर रहे हैं. कैसे पता चलता है आपको? फर्क होता है ना, थोड़ा सा डिफरेंस होता है साउंड में जो आप सुनते हो, राइट. तो जो साउंड आप सुनते हो उसमें आपको फर्क कैसे पता चलता है, किस तरह का डिफरेंस होता है उन साउंड के अंदर. तो साउंड की दो प्रॉपर्टीज होती हैं. वी हैव टू प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड ऑन विच बेसिस, उसके बेसिस पर ही हम लोग डिफरेंशिएट कर पाते हैं, या ये कह सकते हैं कि उसके बेसिस पर ही, उनके चेंज की वजह से ही आपकी जो वॉइस है वो डिफरेंशिएट होती है एक वॉइस दूसरी वॉइस से. वो जो दो प्रॉपर्टीज है उनमें से पहली है एम्पलीट्यूड, दूसरी है फ्रीक्वेंसी. ऑलराइट, हम सबसे पहले बात करते हैं टू प्रॉपर्टीज. उसमें से पहली है एम्पलीट्यूड, दूसरी है फ्रीक्वेंसी. ऑलराइट, एम्पलीट्यूड के ऊपर हमारी लाउडनेस डिपेंड करती है. कोई भी साउंड कितनी ज्यादा लाउड है ये डिपेंड करता है उसके एम्पलीट्यूड पर. अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो साउंड ज्यादा लाउड होगी, अगर एम्पलीट्यूड कम है तो साउंड कम लाउड होगी, या मतलब थोड़ी सी धीरे होगी. ठीक है. उसके अलावा हम लोग बात करें तो जो लाउडनेस होती है उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं डेसिबल में. ओके, सो ये हम लोगों की रिलेटेड होती है लाउडनेस से, और उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, वी एक्सप्रेस
loudness in decibel, that is small d capital B. Alright. Whereas जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके ऊपर पिच डिपेंड करती है, श्रिलनेस डिपेंड करती है कि आपकी आवाज कितनी तीखी है, वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है साउंड की। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो साउंड ज्यादा तीखी या थोड़ी पिच्ड होगी, और अगर आपकी साउंड या आपकी साउंड की फ्रीक्वेंसी कम है तो वो थोड़ी कम पिच्ड होगी, लो पिच होगी उसकी। ऑलराइट, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो रिलेटेड होती है पिच या फिर श्रिलनेस से। ऑलराइट, अब हम लोग बात करते हैं टू टाइप्स की साउंड होती है। एक ऐसी साउंड होती है जो हमें सुनाई देती है, दूसरी वो साउंड होती है जो हमें सुनाई नहीं देती है। द फर्स्ट वन इज ऑडिबल एंड द सेकेंड वन इज इनऑडिबल। अब हम लोग देखते हैं कि ऑडिबल साउंड्स कौन सी होती हैं। वो साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज तक होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, वो हमारे ईयर जो है रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। उस टाइप की साउंड्स को हम लोग बोलते हैं ऑडिबल साउंड्स। ओके, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, उसे हम लोग ऑडिबल बोलते हैं। नाउ व्हाट इज इनऑडिबल? इनऑडिबल साउंड, इनऑडिबल साउंड वो साउंड होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। ओके, जिसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज होती है, उसे बोलते हैं इनऑडिबल साउंड्स। अब जो साउंड्स हम लोगों की 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, क्योंकि इनऑडिबल होती है लेस देन 20 हर्ट्ज और ऑडिबल होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। व्हाट इफ जो हमारी साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है? उस केस में हमारे ईयर्स उस साउंड को नहीं सुन पाते। ऑलराइट, कुछ डॉग्स, कुछ एनिमल्स एक्चुअली में ऐसे होते हैं जो उस साउंड को सुन पाते हैं, अप टू 20,000 किलो हर्ट्ज तक की साउंड को सुन पाते हैं। ठीक है, उनमें से एक एग्जाम्पल होता है डॉग्स का, इसीलिए कई सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए डॉग्स को रखा जाता है। सो अब हम लोग बात करते हैं पहले नॉइस और म्यूजिक के डिफरेंस की। नॉइस और म्यूजिक में क्या डिफरेंस होता है? नॉइस हमारी वो साउंड्स होती हैं जो हमें बहुत ही अनप्लीजेंट सी लगती है, सुनने पे डिस्कम्फर्ट फील होता है। ओके, जैसे कि लाउड स्पीकर्स की आवाज होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है, अननेसेसरी या अनवांटेड साउंड होती है, वो नॉइस कहलाती है। वेयरएस म्यूजिक वो होता है जो बहुत ही प्लीजेंट साउंड देता है हमें, जिससे हमें बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड और पीसफुल फील होता है। ऑलराइट, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइस एंड म्यूजिक। ओके, अब नॉइस पोल्यूशन क्या होता है? हम लोगों ने एयर पोल्यूशन सुना है, जो आप लोगों की बहुत सारी हार्मफुल गैसेस जब एयर के अंदर मिक्सअप हो जाती हैं तो इट इज नोन एज एयर पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन होता है। और अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं नॉइस पोल्यूशन की। व्हाट इज नॉइस पोल्यूशन? किस तरह से वो कंट्रोल किया जा सकता है? कैसे नॉइस पोल्यूशन बढ़ता है? हम जिस एरिया में रहते हैं, जहां पर रेजिडेंट्स रहते हैं, सारे बहुत सारे लोग आसपास रहते हैं, उन एरियाज में कैसे कंट्रोल किया जाए नॉइस पोल्यूशन को, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड दिस विल प्रोबेबली बी द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट विद इट। नॉइस पोल्यूशन होता क्या है? जो भी साउंड हम लोगों को अनप्लीजेंट लगती है उसे नॉइस कहते हैं। और अनवांटेड साउंड्स जब प्रेजेंट होती हैं हमारे आसपास, एनवायरमेंट में हमारे, जहां हम रह रहे हैं, जिस एनवायरमेंट में हम रह रहे हैं, वहां पर जब अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड्स प्रेजेंट हो, उस सिचुएशन को, उस एनवायरमेंट को हम लोग नॉइस पोल्यूशन कहते हैं।
कि मतलब उस एनवायरमेंट में नॉइस पोल्यूशन है। अब नॉइस पोल्यूशन होता कैसे है? मशीनरीज होती है फैक्ट्रीज के अंदर, उनकी बहुत ज्यादा साउंड होती है। होम अप्लायंसेस होते हैं जिनमें बहुत सारा साउंड होता है। बहुत सारे फंक्शंस और ओकेजन्स होते हैं जिसके अंदर हम लोग बहुत तेज तेज लाउड स्पीकर्स चला के डांस कर रहे होते हैं, तो वो बाकी सबके लिए नॉइस पोल्यूशन का सोर्स होता है। ऑलराइट, हम लोग किस तरह से नॉइस पोल्यूशन को कम कर सकते हैं? Okay, one more thing in between the topic, that notes for this chapter will be given in the description box. So don't take tension that I'm not writing the notes on the board and all these things, okay? I will write each and every line very properly for you so that you can learn directly from there, as in question answers, alright? Okay, so let's come on to the topic now. सो नॉइस पोल्यूशन को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखो, अगर हम लोग इंडस्ट्रियल एरियाज में हैं जहां पर फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज सेटअप हैं, तो वहां पर तो हम लोग साइलेंसर्स लगा सकते हैं मशीन्स में, होम अप्लायंसेस में, और साइलेंसर्स का यूज कर सकते हैं हम लोग, ताकि उसकी जो वॉइस है वो कई हद तक साइलेंस हो सके। एक्चुअली इट्स नॉट वॉइस, इट्स नॉइस। तो नॉइस हम लोगों की, उन अप्लायंसेस की, उन मशीनरीज की साइलेंस हो सके, अप टू अ लिमिट एटलीस्ट, कंप्लीटली नहीं भी तो ये हम लोग कर सकते हैं इंडस्ट्रियल एरियाज में। पर हम लोग जिन एरियाज में रहते हैं, रेजिडेंशियल एरियाज है ये, जहां पर आसपास सब लोग रहते हैं, वहां पर हम लोग किस तरह से नॉइस पोल्यूशन कम कर सकते हैं? लाउड स्पीकर्स की जो साउंड है उसे मिनिमाइज करके, थोड़े स्लो साउंड पे आप लोग, स्लो वॉल्यूम पर आप लोग अपने लाउड स्पीकर्स चलाएं। एंड सेकेंडली, हॉर्न्स जो हैं उनका कम यूज करें रेजिडेंशियल एरियाज में, ताकि लोगों को डिस्टर्बेंस कम हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को प्लांट किया जाए, क्योंकि अब कई लोग ये बात कहेंगे कि ट्रीज को प्लांट करके नॉइस को कैसे हम लोग कम कर सकते हैं, नॉइस पोल्यूशन का कैसे सोल्यूशन है ये? ओके, वेट, आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग। जब हम लोग ट्रीज प्लांट करते हैं ना, तो वो क्या होता है, घर के आसपास हम लोगों को ट्रीज प्लांट कर लें, तो बड़े बड़े जब हो जाते हैं एट वन टाइम, वो बड़े हो जाएंगे, और उसके बाद वो क्या करते हैं, उनकी लीव्स होती है, उनका एरिया होता है, सरफेस एरिया होता है जो कवर करते हैं, तो वो साउंड को कट कर देते हैं। जाती है साथ वाले रेजिडेंट्स तक वॉइस, नॉइस या साउंड, पर वो बहुत ही ज्यादा कम जाती है, कट कर देता है कई अमाउंट में, ठीक है? ओके, सो इसके बाद में हम लोगों के पास में आता है कि इसके हार्मफुल फैक्टर्स क्या हैं, कि हार्म्स क्या हैं। नॉइस पोल्यूशन अगर कंट्रोल नहीं किया जाता तो उससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है? उससे इम्पेयरमेंट्स हो सकते हैं, ऑडिटरी इम्पेयरमेंट्स। उसमें क्या होता है, या तो हो सकता है कि आपकी कुछ अमाउंट में आपको सुनाई कम दे रहा है, ये कह सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि कंप्लीट इम्पेयरमेंट हो जाए। वैसे कंप्लीट इम्पेयरमेंट जो होती है कि बिल्कुल ही सुनाई नहीं दे रहा है कानों में, वो हमारी बाय बर्थ होती है, दैट इज जेनेटिक, ठीक है? उसमें जीन्स का रोल होता है, तो वो हमारा बाय बर्थ होता है। बट अगर हम लोग नॉइस पोल्यूशन की बात करें स्पेसिफिकली, तो उसकी वजह से जो ऑडिटरी इम्पेयरमेंट्स है वो हो जाती है, परमानेंट नहीं, कंप्लीट नहीं, ठीक है? इट्स जस्ट कि कुछ अमाउंट में आपको सुनाई कम देने लग जाता है, ठीक है? आपको अगर कोई धीरे से बोलेगा तो कुछ सुनाई नहीं देगा, समथिंग लाइक दैट। ओके, आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर. I hope you all like this video. Like, subscribe and share to my YouTube channel. Thank you so much.